वेलकम बैक दोस्तों। पुरानी कहानी याद है। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे एक गलती से पूरी स्टोरी सेट हुई। लूसी के पेट में जब वो CPH4 लीक हुआ तब वो सिर्फ 20% पर थी, लेकिन उस 20% ने यूज इंसान को सुपर पावर बना दिया, मैटर कंट्रोल करने की शक्ति। चलो जहां से छोड़ा था वहीं से कहानी को शुरुआत करते हैं। इसलिए अब अपनी शक्तियों के जरिए वह अपना रूप बदल लेती है और वहीं पर एक पुलिस इंस्पेक्टर पियरे डेल रियो को फोन करती है। हम खाली रियो इस्तेमाल करेंगे। रियो का पूछना था कि तुम हो कौन, तुम्हें नंबर कहां से मिला, क्या जानकारी देना चाहती हो। जहां पर लूसी का बताना था कि जितना बोल रही हूं उतना सुनो। बर्लिन, रोम और पेरिस, इन 3 जगहों पर 3 ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके पेट में ड्रग पड़ा है। उनकी फोटोज भी वह रियो के साथ शेयर कर देती है और बताती है कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों को पकड़ लेना। और अब जैसे ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चेकिंग के दौरान ये लोग आगे आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये लोग डिटेक्ट हो जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। वहीं फ्लाइट में बैठकर लूसी एक साथ 2 लैपटॉप्स को फटाफट चलाने लगती है, क्योंकि उसे सारे कंट्रोल, सारे कमांड और सारी की सारी वेबसाइट्स के बारे में मालूम चलता जा रहा था। इस वक्त वह ऑलमोस्ट 30% अपने पूरे दिमाग की क्षमता को खोल चुकी थी। जहां पर प्रोफेसर का बताना था कि अगर कोई इंसान 30% तक पहुंच जाए तो वह खुद की बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों की बॉडी को भी, इनफैक्ट मैटर को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर फिर से हम लूसी को देख पाते हैं जिसका हाथ अब उड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बॉडी के पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं। वह फटाफट से प्लेन के वॉशरूम में जाती है। उसकी आंख भी ऐसी लग रही थी जैसे मानो पूरी बॉडी से ढुल रही हो, इसलिए उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी को और CPH4 की जरूरत है। इसलिए वह आधा पड़ा पैकेट खुद खा लेती है। मगर जैसे ही वह ऐसा करती है कि तभी उसकी आंखें बदलने लगती हैं और इस वक्त वह अपने दिमाग के 50% क्षमता को अनलॉक कर लेती है। फिर सीन पेरिस के एक अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां पर लूसी अपने आप को वापस से होश में लाकर उन तीनों लोगों के ड्रग को लेने की कोशिश करती है। इनफैक्ट यहाँ अब तो इंस्पेक्टर रियो भी पहुंच चुका था, जो कि उससे पूछताछ करने के लिए आया था कि आखिर तुम्हें इस ड्रग की जानकारी मिली कैसे और तुमने मेरे बाकी लोगों को ढेर कैसे कर दिया। जहां पर लूसी का बताना था कि यह बात बहुत ज्यादा लंबी है, इस वक्त हमें उन बरामद ड्रग्स की ज्यादा जरूरत है, जल्दी से मेरे साथ चलो। अब रास्ते में जब ये लोग जा रहे थे कि तभी जैंग उन्हें दूसरी गाड़ी में देख लेता है और समझ जाता है कि लूसी ने बाकी मौजूद 3 लोगों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी है। इसलिए वह अपने गुंडों से कहकर इन दोनों को ही मरवाने की कोशिश करता है। मगर कार में बैठी लूसी उन सभी संचार तरंगों को देख पा रही थी कि किस तरीके से जैंग यह सारी जानकारी अपने बंदों तक पहुंचा रहा है और इन्हीं तरंगों को वह कार के रेडियो सिस्टम में कनेक्ट करके यह सारी बातें रियो को भी सुनाती है। और अब जैसा कि इनके पीछे गुंडे पड़ चुके थे तो कार का कंट्रोल लूसी अपने हाथ में ले लेती है। हालांकि आज तक पहले कभी उसने कार को चलाया भी नहीं था, मगर इस बार वह गाड़ी को ऐसे चला रही थी मानो जैसे कोई वीडियो गेम खेल रही हो। वह फुल स्पीड में गलियों से, चौराहों से, हर जगह से निकलती हुई सीधा अस्पताल तक पहुंच जाती है, जहां पर बाकी के मरीज मौजूद थे। हालांकि इस वक्त यहां पर कुछ गुंडे भी पहुंच चुके थे, मगर वे गुंडे भी अब लूसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वह मैटर कंट्रोल कर पा रही थी। जिसके बाद वह बाकी के ड्रग्स को लेकर सीधा प्रोफेसर नॉर्मन तक पहुंच जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूं कि यहाँ पर जितने भी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले तो इस बाकी पड़े CPH4 को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए कुछ ड्रिप पैकेट लेकर आइए। अब जहां एक तरफ मेडिकल टीम अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टेबल पर बैठकर लूसी अपना पूरा ज्ञान इन लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी कि किस तरीके से मैंने अभी तक जो 10%, 20%, 30%, 50% दिमाग की क्षमता को अनलॉक करके पाया है, कि मैं किस तरीके से अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के मैटर कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी हैकिंग, यह सारी चीजें कर पा रही थी। यह सारी डिटेल वह इन लोगों को देने लगती है और जब मेडिकल टीम उन सभी CPH4 को ड्रिप के अंदर कन्वर्ट कर लेती है तो लूसी अब उस सारे के सारे ड्रग को अपनी बॉडी में लेने के लिए तैयार थी। हालांकि दूसरी तरफ जैंग और उसके बाकी के लोग लूसी और उन सभी पुलिस वालों को खत्म करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर पूछताछ हो गई तो फिर जैंग तो पकड़ा जाएगा ही। इसलिए वहां पर मौजूद पुलिस वालों और जैंग की टीम के बीच में जबरदस्त जंग हो जाती है। इस बीच हम लूसी को देख पाते हैं
जो कि अब अपने दिमाग के 50% से भी ज्यादा को धीरे धीरे करके अनलॉक कर रही थी और वहां पर मौजूद जितनी भी मशीनें थीं उन्हें पूरी तरह से अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है। वह ऑलमोस्ट 70% तक पहुंच चुकी थी, जहां पर पूरा कमरा सफेद हो चुका था और जितने भी आने वाले दुश्मन थे वे मानो यूं ही चींटी की तरह मारे जा रहे थे। जहां एक तरफ बाहर फाइट चल रही थी कि तभी मिस्टर जैंग एक बहुत बड़ा बजूका ले आता है और सीधा लूसी पर शूट कर देता है, मगर यह शूट लूसी को सीधा टाइम ट्रैवल में पहुंचा देता है, जहां पर वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइमलाइन पर अलग अलग मोमेंट्स में ह्यूमन इवोल्यूशन को देख पाती है कि इंसान किस तरीके से पहले जीते थे। बाद में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बदला, वह सिर्फ हाथ घुमाने भर से ही पाषाण युग में पहुंच जाया करती थी, फिर कभी डायनासोर वाले युग में। इनफैक्ट अब तो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर उसने इस धरती की पहली मादा वानर यानी कि लूसी को देखा था, जिसे वह अपना ज्ञान साझा करके वापस से वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद वह दुनिया से बाहर निकलकर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से भी बाहर निकलकर मिल्की वे को देख पाती है और दुनिया की शुरुआत कैसे हुई यह सारी जानकारी ले लेती है। हालांकि इस वक्त वह 100% तक पहुंचने वाली थी, मगर उसके पीछे मिस्टर जैंग पहुंच चुका था जो कि उसे शूट करने वाला था। मगर हम देख पाते हैं कि लूसी धीरे धीरे करके काली पड़ती जा रही है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वह पूरी तरह से दिमाग की 100% क्षमता अनलॉक कर लेती है, यानी कि दिमाग का 100% खुल जाता है उसका। और जब उस पर गोली चलती है तब तक वह वहां से गायब हो चुकी थी और फिर वह अपनी जितनी भी जानकारी जो कि उसने अभी तक जुटाई थी उसे वह सब कुछ एक पेन ड्राइव में डालकर प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है। हालांकि इस वक्त वह वहां से गायब हो चुकी थी तो रियो को लगता है कि क्या वह मर गई, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिस पर यह लिखा था कि मैं हर जगह हूं, यानी कि लूसी का शरीर तो यहाँ पर नहीं था मगर उसका अस्तित्व हर जगह पर था। और जाते जाते बस वह एक बात कहकर जाती है कि इंसानों को आज जीते हुए हजारों साल हो गए, मगर आज भी उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ झगड़ा। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है।